आप सर्जरी करते हैं, एक बॉडी आपके सामने है, चीर फाड़ भी कर रहे हैं और ब्लड भी आ रहा है। जैसे कि पर्सनली मुझे क्या होता है, मैं ब्लड देख के ही बेहोश हो जाती हूँ। हमारे फर्स्ट ईयर में 18-19 के आसपास होगा एज, उस एज में हमको एक्सपोज किया जाता है डेड बॉडीज। तो आप एक रूम में रहेंगे, काफी लोग 10-15 डेड बॉडियां रहेगी आसपास। डेड बॉडी वो एकदम से बैठ गई या खड़ी हो गई, वो एक हॉरर सीन बनाते हैं ना। जी जी, भले ही वो एक डेड बॉडी हो, जी, आपको उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी दवा हो, वो डॉक्टर से मिल लेना। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर से पूछे कभी नहीं लेना चाहिए। फाइट्स होता क्या है, तो इस बीमारी को खुल के बताने में झिझकते क्यों हैं? कुछ घरों में शायद हस्बैंड अपने वाइफ को ना बोले, क्योंकि वो ऐसी जगह में है जो लोग डिस्कस करना नहीं चाहते। शर्म आ जाती है वो दिखाने में कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। कुछ बुरे कीटाणु भी हैं। अपना गट हेल्थ हमको ऐसे मेंटेन रखना है जैसे अपने अच्छे कीटाणु ज्यादा रहे और बुरे कीटाणु कम रहे। बेमतलब कि अगर मैंने एंटीबायोटिक खा लिया और वो मेरे गुड बैक्टीरिया को मार दिया तो प्रॉब्लम तो हमें ही होगा। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़स्टार 7 मीडिया के पॉडकास्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक शानदार पॉडकास्ट करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गट हेल्थ से रिलेटेड के टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गट एक ऐसा टॉपिक है, हमारी बॉडी का एक ऐसा इंजन है जिस पर कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी का वेट हो, इम्यूनिटी हो, मेंटल हेल्थ हो या फिर ब्रेन पावर। इन सभी के लिए हमारा गट हेल्थ सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि गट हेल्दी तो सब हेल्दी। जी हाँ, तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण बाला सुब्रमण्यम जी, जो कि एक जनरल सर्जन है और वेदांता हॉस्पिटल में गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नमस्कार लक्ष्मण सर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। क्योंकि आप गट हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जरूर जरूर करेंगे। तो जैसे मैं डॉक्टर लक्ष्मण बाला सुब्रमण्यम हूँ, तो हमारी शुरू हुई थी पहले पढ़ाई एमबीबीएस से। फिर हम 5.5 साल की पढ़ाई तो एमबीबीएस की। उसके बाद 3 साल हमने की थी एमएस जनरल सर्जरी। उसके बाद हम बने एक जनरल सर्जन एंड फिर हम काम करने शुरू कर दिए उसके लिए। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि गट हेल्थ होता क्या है? लोग बोल तो देते हैं कि अगर आपको ये दिक्कत हो रही है, आपका पेट खराब है या पेट सही से साफ नहीं हो रहा या इसके अलावा कोई इश्यूज पेट के रिगार्डिंग आ रहे हैं, तो आपका गट हेल्थ नहीं ठीक है। लेकिन कायदे में शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते हैं कि गट हेल्थ होता क्या है, और अगर वो खराब है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी का जो गट हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो जैसे बताए थे कि गट हेल्थ माने जो अपना पेट का हेल्थ देखा जाए, तो जो पेट जो अभी हम खाना खाते हैं पहले मुंह से जाता है, फिर हमारे इसोफेगस के उत्तर से जाता है अपने स्टमक में और फिर अपने इंटेस्टाइन में घूम के बाहर निकलता है रेक्टम के बाहर। तो उसको मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। अभी जैसे आपने सुना होगा कीटाणु, हर कीटाणु अच्छे या बुरे नहीं होते, बिल्कुल, बट पेट में कुछ अच्छे कीटाणु भी हैं, कुछ बुरे कीटाणु भी हैं। अपना गट हेल्थ हमको ऐसे मेंटेन रखना है जैसे अपने अच्छे कीटाणु ज़्यादा रहे और बुरे कीटाणु कम रहे। जैसे आपने एवेंजर्स मूवी में देखा ही होगा कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये अच्छे कीटाणु हो गए और जो बुरे कीटाणु हैं वो हो गए अपने थानोस। तो पेट को ऐसे रखना है कि अपने सुपर हीरोज है वो ऊपर रहे और जो दुश्मन है वो नीचे रहे। तो उसको मेंटेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैडम ने बताया था, उससे डिपेंड होता है अपना वेट, इम्यूनिटी माने इम्यूनिटी कम रहा तो इन्फेक्शंस हो जाएंगे, तो पेट का ठीक रहना वहाँ ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ज़्यादा नींद आना, ये सब के लिए भी गट हेल्थ का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, रैशेस आएंगे जो मुंह में, ठीक है, अगर गट हेल्थ सही रहा तो वो भी नहीं रहेंगे। बाल झड़ना, ये भी गट हेल्थ पे ही डिपेंडेंट है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं, सही खाना, ये खाना ज़रूरी है ताकि अपना हेल्थ मेंटेन रहे। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाल झड़ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं,
तो इसका मतलब अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं और पेट ठीक नहीं हो रहा है, हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा गट हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। Exactly. ये कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाता है कि हमारा गट हेल्थ जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, जी. और उसको ठीक करने के लिए हमें अपने गुड बैक्टीरियाज को जो है वो बढ़ाना होगा और अपने बैड बैक्टीरियाज को कम करना होगा जी. ओके। और जैसे कुछ लोग बोलते भी है कि मेरा पेट फुला सा लग रहा है जी, मेरा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि मेरे जो लैट्रिन है वो ठीक से जा नहीं रही, तो ये सब भी गट हेल्थ पे डिपेंडेंट है। लेकिन सर आज की जो लाइफ है वो इतनी बिजी हो चुकी है कि लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो ये देख सके कि हमें अगर एक लिस्ट बनाएं कि ये चीजें नहीं खानी है या ये हेल्दी फूड लेना है जिससे हमारा गट हेल्थ है जो ठीक रहेगा। आज के टाइम पे फूड जो होता है खाने का रूटीन टाइम से नहीं होता, खान पान से ही नहीं होता, मतलब हमें जो हेल्दी चीजें बॉडी में लेनी चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं, जस्ट जल्दी की वजह से कुछ भी बाहर का खा रहे हैं, तो वो हमारे गट हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। पर अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी में जो गट है हमारा उसमें हेल्दी चीजें लेकर के आए, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें इनटेक कर सकते हैं? हमारे दर्शकों को ये चीज बताइए कि हम उसमें क्या खाएं और किन चीजों को अवॉइड करें कि हमारा जो गट हेल्थ है वो खराब ना हो। तो गट हेल्थ मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइबर। जी, फाइबर कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बिल्कुल। चलो अब बाहर चले गए, टाइम नहीं है, खाना पकाने का टाइम नहीं है, सब्जी का दुकान तो होगा ही वहाँ, आप एक फ्रूट ले सकते हैं, उसे खा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है खाने में सबसे इंपॉर्टेंट इनकलकेट करना, वो है फर्मेंटेड फूड। जी, साउथ में बोल सकते हैं इडली, डोसा, गुजराती में बोल सकते हैं ढोकला, तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें है खाना खाने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, थोड़े बहुत तो खा लेने चाहिए, उससे इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, बट रोज़ खाना ये तो मैं कभी मानूंगा ही नहीं। तो गट हेल्थ को ऐसे मेंटेन रखिए जैसे थोड़ा सा भी बाहर का खाना खाएगा तो वो लड़ लेगा अंदर से, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप रेगुलरली वही चीज करते रहे जो आपके बॉडी को हार्म करे। तीसरी बात जो लोग यहाँ पे गलती करते हैं गट हेल्थ को मेंटेन करने में, समझो आपको बुखार आ गया, आप चले गए कोई फार्मेसी में, आपने बोल दिया मुझे डोलो चाहिए, दूसरा बोल देंगे मुझे एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर से पूछे कभी नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक क्या करता है? अंदर एक कीटाणु को मारता है, जैसे मैं बताया कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया भी है। बेमतलब कि अगर मैंने एंटीबायोटिक खा लिया और वो मेरे गुड बैक्टीरिया को मार दिया तो प्रॉब्लम तो हमें ही होगा, साइड इफेक्ट देखने मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी आपको एंटीबायोटिक की असली जरूरत पड़ेगी उस दिन आप हो जाएंगे रेजिस्टेंट। हाँ, उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो एंटीबायोटिक को सोच समझ के यूज करें। मैं तो कहता हूं अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो ना ही यूज करें, आप डॉक्टर से पूछिए, जो बताएंगे उस हिसाब से चलें। मतलब जो चीज हमें हार्म कर रही है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इवन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब तो ही लेना है, अदरवाइज हमें वो खुद चीज से नहीं लेनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। तो सर जैसा कि मैंने सुना है, पढ़ा भी है कहीं कि जो ये गट हेल्थ होती है ये कहीं ना कहीं बवासीर या जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं उससे लिंक करती है, जुड़ी होती है। तो क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो पाइल्स होता क्या है, ये बीमारी कैसे होती है, और आज के टाइम पर 10 से 8% लोगों को ये बीमारी रहती है और वो इस बीमारी को खुल के बताने में झिझकते क्यों है इतना? जैसे बवासीर जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई दोस्तों के बीच में भी डिस्कस नहीं हो सकता। कुछ घरों में शायद हस्बैंड अपने वाइफ को ना बोले, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह में है जो लोग डिस्कस करना नहीं चाहते हैं या शर्म आ जाती है वो दिखाने में कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दोस्तों से डिस्कस करना है या किसी भी डिस्कस करना है, डॉक्टर को दिखा दीजिए ये चीज़। इससे क्या होगा, आपको माइंड में क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ जो बवासीर है, जो पेट के प्रेशर के इंक्रीज होने के वजह से जो अपना कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, मतलब लैट्रिन जाने में जोर लगाना, उसके वजह से हो सकता है। क्यों हो सकता है? जैसे हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर एक होते हैं कुशन, तो अगर मैं बहुत प्रेशर लगा रहा हूँ तो वो कुशन को नीचे धक्का दे देता है, ठीक है, जिसके वजह से बवासीर हो सकता है। एंड दूसरी चीज है ब्लड शुरू हो जाता है आना। जी, जो ब्लीडिंग जो सिम्टम है वो शुरू होता है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं को कहना था इसके पहले, कि जो हमारे मार्केट में जो प्रोसेस्ड फूड मिलते हैं, हाँ। जैसे कुछ पैकेट वाले फूड या फ्रोजन फूड या जो भी है पैकेट में, वो सब खाना सही नहीं है। उसके वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाना, ठीक है, ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। सो जैसे ये बवासीर जो आता है वो 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला टाइप में बस एक होता है इंटरनल, ठीक है, दूसरा टाइप होता है एक्सटर्नल। इंटरनल हेमोरॉइड जो होता है, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में उसको हेमोरॉइड भी बोलते हैं या पाइल्स भी बोलते हैं। जो इंटरनल हेमोरॉइड होता है वो अंदर की तरफ होता है, जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। उस हेमोरॉइड में अगेन 4 टाइप्स होते हैं। पहले में आपको बस खून निकलेगा, दूसरे में आपको क्या निकलेगा, खून निकलेगा, बवासीर जो भी है बाहर आएगा और खुद ही अंदर चला जाएगा। तीसरे में बवासीर बाहर आएगा और आप ही के उंगली से या डॉक्टर किसी के भी उंगली से उसको वापस अंदर धक्का दे सकते हैं। चौथे टाइप में बवासीर बाहर आ जाएगा और अंदर नहीं धक्का दे पाएंगे, ठीक है। जनरली बवासीर में जो प्रॉब्लम होता है वो होता है खून निकलना, वो भी आपके लैट्रिन जाने के बाद, ठीक है। उसके मतलब पहले खून फिर लैट्रिन नहीं, पहले लैट्रिन फिर खून गिरेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको वहां हो जाती है खुजली या जो भी है, तो और आपको थोड़ा सा अजीब सा वहां फील होता है। शुरुआत में दर्द नहीं होता इसमें, पर अगर दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें लैट्रिन जाते वक्त खून निकल रहा है। तो बवासीर इकलौता कारण नहीं हो सकता जी, और भी कारण हैं, जैसे फिशर बोल सकते हैं उसको, या कुछ अंदर पॉलिप हो सकता है। तो इस चीजों के लिए जांच करना हो जाती है बहुत जरूरी। लेकिन सर होता क्या है ना कि लोग इस चीज से इतना झिझकते हैं कि अरे मुझे बवासीर तो नहीं है, कहीं मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, कैसे दिखाऊं। लेकिन अगर वो जब तक जाएंगे नहीं तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि मुझे सच में बवासीर है, या उसके अलावा जो आपने बताया कि ये डिसीजेस भी कॉमनली हो सकती हैं वो है। तो इस केस में अगर वो घर पे कोई ट्रीटमेंट करना चाहें, या अगर वो सोच रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊं तो पता नहीं ऐसा ना हो वो सर्जरी कर दें या कोई और ट्रीटमेंट, तो आप बताइए कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। और सिम्टम्स जो आपने जैसे 4 टाइप्स बताए, सिर्फ वही 4 टाइप सिम्टम होते हैं उसके, या उसके अलावा भी अगर वो नहीं समझ पा रहा है कि मुझे बवासीर है या नहीं, तो इन सिम्टम से वो ये जान सकता है कि हाँ एक्चुअली में वो पाइल से सफर कर रहा है। तो अगर आपको लगता है बवासीर है, मेरा तो ये कहना है कि घर ना बैठे और सीधा डॉक्टर को दिखा दे, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही बोला था कि खून गिरना का बवासीर अकेला कारण नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है जिसका जांचें करना बहुत जरूरी है, ठीक। डॉक्टर के पास आके वो देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। फिर हमारे कुछ टेस्ट है, कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी, उस कुछ बेसिकली वो एक कैमरा डालते हैं आपके पीछे की तरफ से, एंड वो देखते हैं कि बवासीर है या नहीं है या कुछ और चीज़ है, वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और बवासीर अगर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ सर्जरी करना है जी। हम दवाइयों से भी उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बस वही मैं पूछना है, क्योंकि आमतौर पे लोगों के माइंडसेट होता है कि हाँ, अगर मुझे ये दिक्कत है, मैं जाऊंगा तो डॉक्टर मेरी सर्जरी करेंगे। जी। उनको इस चीज की शायद नॉलेज हाँ, नहीं होती है कि नहीं, ये सर्जरी के अलावा भी कई तरह के ऑप्शन है। आप सिर्फ दवाइयों से भी, अगर वो उतना वर्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचा है तो आप सिर्फ दवाई से भी ठीक हो सकते हैं। जी। ओके, तो ये जो ट्रीटमेंट जो हम बता रहे हैं, जो सिर्फ दवाइयों से भी हो सकता है, जैसा हमने सबसे पहले कहा था गट हेल्थ, वो ठीक रहा तो शायद वो होगा नहीं, चलो आपको जोर लगानी पड़ रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो स्टूल सॉफ्टनेस होता है हमारे पास, जो आपके स्टूल को, लैट्रिन को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है ताकि वो प्रेशर ना लगाए वहां पे और चीजें बेहतर हो। दूसरा हम बात करते सकते हैं सीड्स बाथ नाम का एक हमारा ट्रीटमेंट है। तो एक बेसिकली एक बड़े बकेट में आपको थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डालना है, वहाँ थोड़ी बेटाडीन का सॉल्यूशन डाल सकते हैं और वहाँ आपको बस सेकना है उसको 10-15 मिनट के आसपास। ये दिन में या 2 या 3 बार कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट है, उस ऑइंटमेंट आप वहाँ लगा देंगे तो शायद सूजन भी कम हो जाए, दर्द भी कम हो जाए, तो वैसा हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको दर्द हो रहा है बहुत, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ थ्रोम्बोस्ड पाइल भी हो सकता है, मतलब खून थोड़ा जल्दी जमा हो जाना वहाँ पे। तो बेसिकली दर्द जब हो जाए आपको अस्पताल आना ही है, आपको सोचना नहीं है कि ये कैसा है क्या है, बट आपको आना है और दिखा देना है। उसके बाद हमारे सर्जरी के भी ऑप्शंस है।
अकॉर्डिंग क्या ग्रेड है, जैसे हमने आपको 4 ग्रेड बताए 1 2 3 4, तो ग्रेड के हिसाब से हम उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं वैसे। सर मेरा एक और सवाल कॉन्स्टिपेशन जी। से ही निकल के आता है, जी। जैसे कभी कभी फैमिलीज में जो लोग होते हैं उनको लगता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, वो मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहां से सिरप्स आते हैं कॉन्स्टिपेशन जी। के कि अगर जी। आप उसको इनटेक करेंगे तो आपका स्टूल जो है बहुत इजीली पास हो जाएगा। जी। लेकिन होता क्या है कि हम जब तक उस सिरप को ले रहे हैं तब तक तो वो काम कर रही है, और जहां हमने उसको सिरप लेना बंद कर दिया वो तुरंत जो दिक्कत कॉन्स्टिपेशन की होती है वो फिर होने लग जाती है। ये कहो कि जब तक हम उसको ले रहे हैं वो तब तक ही ठीक हो रही है। तो इस केस में पेशेंट्स जो हैं उनको सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर जो ये सिरप ले रहे हैं इसका इस्तेमाल आगे टर्म में भी करना चाहिए? क्या ये चीजें आगे और बड़ी बीमारी पैदा कर सकती है? कोई भी बीमारी हो, कोई भी दवा हो, एक बार डॉक्टर से मिल लेना जी। क्योंकि उन्हें एक सिम्टम के लिए उनके पास दिमाग में 5-6 डायग्नोसिस रहेंगे जी। और आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि मुझे मोशन जाने में दिक्कत हो रही है। ओके। तो अगर आप एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे तो वो एक बार आपको अच्छे से जांच करेगा कि ये मोशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो दवाई खाने से भी मोशन ठीक नहीं हो रहा, तो दूसरी चीज़ जो मैंने इसके पहले बता चुका हूँ, आपके खाने में दिक्कत हो सकती है। जैसे हमने बताया फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है। दूसरी बात, कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर आपने बोला है फ्रूट्स खाना है, तो क्या हम फ्रूट जूस पिए? मैं बोलूँगा नहीं, फ्रूट जूस से बेटर होता है फ्रूट। क्यों? फ्रूट जूस में हम जो फ्रूट को है उसको पूरा क्रश करा के उसका जूस निकालते हैं, तो आप बेसिकली उसका फाइबर को बाहर निकाल रहे हैं, बस जूस बाहर निकल रहा है। अगर आप फ्रूट खाएंगे तो आपको वो फाइबर भी मिलेगा आपके डाइट में, जो बेटर है फ्रूट जूस के कंपैरिजन में। तो बेसिकली डाइट इंप्रूव करना है, हाई फाइबर डाइट लेना है, और जो अपना गट हेल्थ है उसको अच्छे से मेंटेन रखना है। ओके सर, मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि आप गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट में हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप सर्जरी वगैरह करते होंगे। तो जब आप सर्जरी करते हैं, एक बॉडी आपके सामने है, उसको आप चीर फाड़ भी कर रहे हैं और ब्लड भी आ रहा है। जैसे कि पर्सनली मुझे क्या होता है, मैं ब्लड देख के ही बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन आपके सामने वो पूरी बॉडी है, ब्लड वगैरह देख रहे हैं आप और उसको काट रहे हो। थोड़ा सा एक अंदर डर भी आता होगा कि कहीं ऐसा ना हो इधर का उधर हो जाए, और इतनी हिम्मत आती कहाँ से? मतलब एक बॉडी आपके सामने है। जैसे मैं अगर देखूं तो कोई भी अगर एक्सीडेंट भी हुआ है तो वो ब्लड देख के मुझे चक्कर आने लगते हैं। आप कैसे करता, कोई हिम्मत कहाँ से आती है? सो बेसिकली जैसे हमने बताई थी हमारी MBBS की ट्रेनिंग में, जी। MBBS माने मैं सर्जन बनने के पहले जो मेरी डिग्री है MBBS, हमारे फर्स्ट ईयर में हम लोग का एज होगा अप्रोक्सीमेटली 18-19 के आसपास होगा एज। उस एज में हमको एक्सपोज किया जाता है डेड बॉडी से। तो आप तो आप समझ लीजिए कि हमें उस एज से ही इससे काफी एक्सपोजर मिल जाता है। तो वो डेड बॉडीज नॉर्मली आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती जी। तो आप बता सकते हैं कि हमारे पढ़ाई करते वक्त हम एक रूम में रहेंगे, काफी लोग, 10-15 डेड बॉडियां रहेगी, 10-15 डेड बॉडी रहेगी, उसमें 10-10 लोगों को बांट के। तो आपको डर नहीं लगता था कि आपका वो स्टार्टिंग फेज और आपके आसपास सिर्फ 10 से 15 डेड बॉडीज? क्योंकि हम जब नॉर्मली फिल्म में भी देखते हैं ना कि कोई मॉर्चरी रूम में गया और एक आसपास डेड बॉडी वो एकदम से बैठ गई या खड़ी हो गई, वो एक हॉरर सीन बनाते हैं ना। तो आपके कभी माइंड में वो हॉरर सीन उस समय क्लिक नहीं किया कि यार मैं इतने बीच में हूँ, वो डर पैदा हुआ हो? उस टाइम पे तो हमारा फोकस ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, और हमें ये चीज भी सिखाया गया है कि भले ही वो एक डेड बॉडी हो, आपको उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कोई एक बॉडी आपके सामने रखा है आपके सीखने के लिए। बिल्कुल। तो आपको उस चीज को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो हमें ये डर पैदा नहीं होता, हम बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं काफी कि हमें आपसे सीखना है। हम बेसिकली प्रार्थना करते हैं कि डेड बॉडी आप मुझे सिखाइए कि क्या है अंदर, ताकि हम आगे जाके सीखें। तो हमारा एक्सपोजर ऐसा हो जाता है, MBBS खत्म होने के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे इमरजेंसी सर्विस, कैजुअलिटी सर्विस। तो वहां भी काफी एक्सीडेंट वाले केस आ ही जाते हैं, तो हमारा एक्सपोजर होते ही रहता है पूरी हमारी पढ़ाई में। तो वो डर का जो भी है, खून का माहौल जो भी है, निकल जाता है ग्रेजुअली। थैंक यू सर, आपने इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे बताई, हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी चीजें गट हेल्थ से रिलेटेड बताई। मतलब वो चीज जो हमारी बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट इंजन कहा जाता है, वो चीज है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ अपने दर्शकों से कि उनको ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमने जो क्वेश्चंस रखे वो हमारे दर्शकों से भी क्वेश्चंस जुड़े होंगे, कि वो भी कभी किसी एक्सपर्ट से अगर मिलते तो इस तरह के क्वेश्चन करते या वो जानना चाहते कि हाँ ये चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से आज हम एक एक्सपर्ट को यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट को लेकर के आए हैं और क्वेश्चंस उनसे पुटअप करके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी उससे रिलेटेड दिए हैं, आगे भी हम हर फील्ड के एक्सपर्ट को बुला करके ऐसी ही एक सीरीज चलाते चलें। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस शो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे फिर से अगले शो में। धन्यवाद। थैंक यू।